हेलो स्टूडेंट्स, हम समास के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने समास का एक भाग पढ़ लिया था। आज हम समास का भाग 2 पढ़ेंगे। तो समास के पहले भाग में हमने अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ लिया था और आज हम तीसरा समास अपना कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की परिभाषा होती है कि जिस समास में पहला पद या पूर्व पद, पहला पद बोल दो चाहे पूर्व पद बोल दो, विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो। फिर से देख लीजिए, जिस समास में पहला पद या पूर्व पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो या पूर्व पद उपमान व उत्तर पद उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखो, बात आती है विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय कि विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय क्या होते हैं। विशेषण विशेष्य का मतलब होता है कि कोई भी जो शब्द है उस शब्द की विशेषता बताते हैं, वहाँ तो विशेषण होता है, और जिस शब्द के बारे में बताते हैं वह शब्द विशेष्य होता है। यदि कोई शब्द है, अगर उस शब्द की विशेषता बता रहे हैं तो वो तो विशेषण होता है, जो विशेषता बता रहे हैं वो तो विशेषण होता है, और जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेष्य होता है। और एक चीज़ आ रही है अपनी उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय, उपमान उपमेय का मतलब होता है एक शब्द की दूसरे शब्द के साथ में तुलना करना। जैसे तुलना करते हैं हम कि चंद्रमा के समान मुख, चंद्र के समान मुख, यानी कि मुख का चंद्र के समान उसकी तुलना कर रहे हैं, तो वो उसे कहते हैं हम उपमान और उपमेय। बाकी उदाहरण में देखते हैं, जैसे महाराज या फिर महाराजा भी बोल सकते हैं, महाराजा बोल दो चाहे महाराज बोल दो। तो एक शब्द है महा, दूसरा है राजा। तो देखिए यहाँ राजा की विशेषता बता रहे हैं कि राजा क्या है, महान है। महा का मतलब महान, कि राजा की विशेषता बता रहे हैं कि राजा क्या है, महान है। इसका मतलब ये तो हो गया विशेषण, राजा की विशेषता बता रहे हैं तो जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, राजा की विशेषता बता रहे हैं, तो ये हो गया विशेष्य। और दूसरी बात, कर्मधारय समास में हम एक शब्द की दूसरे शब्द के साथ तुलना करते हैं या फिर उनकी विशेषता बताते हैं, वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। और उनको लिखने का तरीका देखिए, महाराजा मतलब महान है जो राजा, महान है जो राजा। राजा की विशेषता बता रहे हैं कि राजा क्या है, महान है, तो महान है जो राजा। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। कर्मधारय समास में है जो इनका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ तो है जो हो गया, और दूसरा उपमान उपमेय की बात करें तो जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। एक चीज़ तो ये हो गया कि है जो, इस शब्द का प्रयोग करेंगे, और एक चीज़ हो गया के समान, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। दोनों में
देखिए क्या अंतर है कि ये शब्द है, ये विशेषण विशेष्य है, जबकि चंद्रमुख है इसे हम उपमान उपमेय भी कह सकते हैं। हालांकि विशेषण विशेष्य तो है ही, लेकिन उपमान उपमेय भी कह सकते हैं। कैसे कि चंद्रमा और यहाँ मुख, तो मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं। मुख की तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं कि मुख चंद्रमा के समान कितना सुंदर है। जिस प्रकार चंद्रमा सुंदर होता है, उसी प्रकार मुख की तुलना की गई चंद्रमा से कि मुख कितना सुंदर है। इसलिए यहाँ इसे हम उपमान उपमेय कह सकते हैं। और इन दोनों की तुलना करने के लिए हमने के समान शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए हो गया कि चंद्रमा के समान मुख। तो ये अपना कर्मधारी समास हो गया। और इसमें एक रूपी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। रूपी, जैसे विद्याधन, विद्याधन, तो इसका हम कर्मधारी समास के अंतर्गत ही है इसका कर्मधारी समास। ये कर्मधारी समास अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो विद्याधन का हो जाएगा विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। तो तीन शब्दों का प्रयोग किया गया इसके अंदर, एक तो है जो, एक के समान, एक रूपी। तो ये हमारा कर्मधारी समास हो चुका है। अब आगे है अपना द्विगु समास। तो द्विगु समास तो बहुत ही आसान है, क्योंकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद या दूसरा पद समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है। उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो, उत्तर पद या दूसरा पद समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। परिभाषा फिर से देख लीजिए कि एग्जाम में परिभाषाएं भी बहुत बार पूछते हैं कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे तिरंगा, पहला पद देखिए, इसमें दो पद है, एक तो ती, एक रंगा। ती का मतलब तीन, संख्या का बोध कराएगा। तिरंगा का मतलब तीन रंगों वाला ही होता है, तो संख्या का बोध करा रहा है। पहला जो पद है अपना वो संख्या का बोध करा रहा है। ती मतलब तीन, रंग मतलब रंगों का समूह है, तीन रंगों का समूह है। पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद अपना मूल शब्द है जो, और समूह का बोध करा ही रहा है, इसलिए ये द्विगु समास हो गया। उसी प्रकार चौराहा, चार राहों का समूह है। और इसमें हमेशा द्वितीय पद में या दूसरे पद में बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो भी संख्याएं हम काम में ले रहे हैं, जो भी एक से ज़्यादा संख्याएं काम में लेंगे इसके अंदर, तो जो संख्याएं काम में लेंगे वो बहुवचन की होगी, इसलिए जो दूसरा पद है उसमें बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रंगों, राहों, शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 अब्दों का समूह है, 100 अब्दों का समूह है। शत का मतलब 100, अब्द का मतलब होता है वर्ष, साल, यानी कि 100 सालों का, 100 वर्षों का समूह है। हम 100 साल या 100 वर्ष नहीं ले सकते, क्योंकि समास के अंदर अब्द दिया गया है, इसलिए हम अब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद समूह का बोध कराएगा, वहाँ द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल इसके भी बहुत हैं, जैसे तिरंगा, चौराहा, शताब्दी हो गया। पंचवटी, पंचवटों का समूह है, पंचवटी हो जाएगा। तिराहा हो जाएगा, तीन राहों का समूह है तिराहा। इस प्रकार द्विगु समास